हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा है लोकतंत्र की चुनौतियां। इस चैप्टर को हम लोग आपका देख रहे हैं। बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस चैप्टर के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमने अपने चैप्टर का जो है वो आपका परिचय पूरा अच्छे से पढ़ लिए है, और परिचय पढ़ने के बाद चिंतन चुनौतियों का है कि कैसे हमें चिंतन करना है, मनन करना है। जो हमारी चुनौतियां हैं उनको हमें देखना है। इन सभी को हम लोग आपका गौर करके जो है आपका देख चुके हैं और उन पर एक एक करके जो है आपका बात कर चुके हैं। अलग अलग संदर्भ में अलग अलग जो आपकी चुनौतियां हैं, इन सारी चुनौतियों को भी हमको देखना है, और इसको भी हम लोग आपका देख चुके हैं कि लोकतंत्र पर किस तरह की नजर रहती है, और कुछ एग्जाम्पल और जो चुनौतियां हैं उनका वितरण हम लोगों ने यहाँ इसको लिखा हुआ है और उसको आपका देखा है। क्लियर है? ये इतना ध्यान रहेगा। अगला देखिए, अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। कह रहे हैं कि जो है हमने अलग अलग तरह की आपकी चुनौतियां करी हैं, और उन चुनौतियों के अंतर्गत जो है हमने चीजों को आपका बहुत अच्छे से आपका देखा है। जैसे संविधान की बनावट, लोकतांत्रिक अधिकार, इन सब के विषय में जो है हम लोग आपका देख चुके हैं, और इनमें जो है आपका हम बात भी कर चुके हैं। फिर हमने बात की थी राजनीतिक जो सुधार हैं उन सुधारों की। ठीक है, कि जो राजनीतिक सुधार हैं वो किस प्रकार के हैं, क्या चीजें हैं, इनको हम लोगों को आपका देखकर बात करनी है, और इनको हमको लुटाकर एक एक चीजों को हमको गौर करके जो है सभी विषयों पर आपका देखना है, और सभी विषयों पर जो है महत्वपूर्ण आपकी चर्चा करनी है। ठीक है ना? इन सभी को आप लोग अच्छे से जो है देख लीजिए। फिर हमने देखा कि डॉक्टरों की अनुपस्थिति और राजनीतिक दलों का चंदा जो है, इसके विषय में भी हमने आपका देख लिया कि क्या स्थिति रही है, कैसी क्या चीजें हैं। इन सभी को हमने जो है आपका गौर करके इसमें इसको देख लिया था, और इस पर जो है आपका बात करी। ठीक, इन्हीं को आप विस्तृत से ध्यान दीजिए, और विस्तृत से आप हमें इन पर चर्चा करके दीजिए। चलिए, तो आज जो हम बेसिकली बात करेंगे वो बात करेंगे हम, आपको ध्यान देना है, वो बात है राजनीतिक सुधारों की। अब हम कैसे सुधारों की बात करते हैं, कैसे राजनीतिक सुधार हैं, इन विषय पर हम लोग गौर करने वाले हैं। अब बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसे घर से पढ़ के आए हैं? देखिए, रोजा ने आखिरकार मैडम लिंगो से अपनी कक्षा के सामने पकड़ लिया। उन्हें कहां रोक लिया? अपनी क्लास के सामने उनको रोक लेती। यह योजना वह कुछ समय पहले बन रही थी, और कह रहे योजना जो है, जो कुछ समय है उस समय पहले क्या थी, ये योजना आपकी बन रही थी। मुझे सचमुच कनाडा वाला कार्टून बहुत अच्छा लगा। और कह रहे हैं जो आपका कनाडा का जो कार्टून था, वो कहते हैं कि मुझे सचमुच यानी कि रियलिटी में मुझे क्या लगा, अच्छा लगा। ठीक है। रोज ने बातचीत शुरू करने के लिए यह प्रकरण छेड़ा। कौन सा है? मैडम लिंगहोकी ने एक बारगी यह कार्टून याद आया है। मैडम वह कार्टून है जिसमें कहा गया है कि कनाडा के 89% लोग सारे राजनेताओं के एक बड़े कार के बक्से में बंद करके नियाग्रा जलप्रपात में फेंकना चाहिए। क्या कहा गया है कि जितने भी, आप उस कार्टून के माध्यम से क्या दिखाया गया कि जितने भी कनाडा के पॉलिटिशियन हैं, उन सभी पॉलिटिशियन को खास करके उसमें नंबर दिया है आपका 89%, और आपका 98%, यानी कि 98% लोगों को क्या कर देना चाहिए, उनको एक बॉक्स में बंद करके कहां फेंक देना चाहिए? नियाग्रा जलप्रपात पर में फेंक देना चाहिए। कैरो नदी पर है नियाग्रा जलप्रपात, ध्यान रखना है। क्यों फेंक देना चाहिए? क्योंकि उनके हिसाब से सब बेकार है। ठीक, देखिए
मुझे तो अपने राजनेताओं की याद आ रहे थे। अब मुझे क्या कर रहा, उसी तरह मैं पढ़ रहा था, तो जो हमारे राजनेता है, मुझे क्या है, उनकी आपका याद आ रही है। ठीक है, हम तो और बड़े बहान और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी की जरूरत होगी। और क्या होगी हमें आपका, कि हमारे जितने नेता हैं वो तो एक बॉक्स में बंद हो नहीं सकते, और उनके नेता तो आपके झरने में आपका बह जाएंगे, लेकिन हमें किसकी जरूरत होगी, हमें एक बड़े वाहन की, और क्या होगी, ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी की जरूरत होगी। किनको, हमारे देश के नेताओं को फेंकने के लिए। वो ऐसा कंपैरिजन करके बता रहा है। ठीक है, आगे देखिए। लिंगो मैडम रोज की बात सुनकर मुस्कुराई। अधिकतर भारतीयों की राय में भी नेताओं के व्यवहार और दल देश का शासन चलाने के तौर तरीके से नाराजगी थी। अब देखिए, कह रहे हैं जो भारत के राजनेता है, क्या दिक्कत है इन बाप के राजनेताओं के साथ, कह रहे जो इनका व्यवहार है, जो दल है, और जो इनके तौर तरीके हैं, लोग इन तौर तरीकों से ही नाराज हैं। कैसे हैं, इन तौर तरीकों से ही नाराज हैं कि रोज इस समस्या की जटिलता को समझाए, और रोज क्या करे, ये जो समस्या है, इस समस्या की जो आपकी जटिलता है, इसको समझाए। उन्हें पूछता है कि उन्हें क्या लगता है कि राजनेता तुम्हारी समस्या सुलझाएंगे, और कह रहे उन्हें क्या लगता है कि जो राजनेता है, क्या वो तुम्हारी समस्या को सुलझा पाएंगे। अब देखिए, अगर किसी की कोई आपका प्रॉब्लम है, जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, क्या वो किसी की समस्या का सॉल्यूशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, इसके विषय की फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। देखिए, हाँ, मैं ये घटिया नेता लोग ही हमारे देश की समस्या के लिए जिम्मेवार नहीं है। और कह रहे हैं जो देश के ये नेता हैं, जो घटियावर नेता हैं, ये हमारे देश के लिए जिम्मेवार नहीं है। मेरा मतलब है भ्रष्टाचार, दल बदल, जातिवाद, सांप्रदायिक दंगे, अपराध, हर गड़बड़ी के लिए है। और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं केवल नेता जिम्मेदार है, बल्कि जो भ्रष्टाचार है, और जो हमारे यहाँ जो आपका दल बदल हो रहा है, और जो भी सांप्रदायिक दंगे हैं, ये सब चीज क्या है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि आप केवल नेता को ही रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। हमारे यहाँ जातिवाद जो बना हुआ है, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जो भ्रष्टाचार है, आपराधिक मामले हैं, और जो आपका बड़ी गड़बड़ी हो रही है, ये सब इसमें आपका ज्यादा दिक्कत है और ज्यादा ही परेशान करने वाले हैं। अच्छा, लिंगो मैडम, तो हमें अभी के सारे नेताओं से मुक्त पाने की भर की जरूरत है। क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि उनकी जगह जो लोग आएंगे वे ऐसे नहीं होंगे। अब कह रहे क्या उन लोगों की भरोसा है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आगे देखिए। रोज, हाँ, मैंने इस पर सोचा ही नहीं था। कह रहे कि मैंने क्या था आपका, सोचा ही नहीं था, लेकिन संभव है कि इनकी राय, अब देखिए कह रहे मैंने सोचा नहीं था, लेकिन संभव है कि इनकी तरह के ना हो, संभव है अगर बेहतर चरित्र वाले नेता आएंगे। और कह रहे कि अगर अच्छा है, इनसे आपके बेहतर चरित्र यानी कैरेक्टर वाले अगर नेता आए तो क्या होगा, और अच्छा होगा। अब देखिए, लिंगो मैडम, मैं तुम्हारी बात मानती हूं। क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी बात मानती हूं कि अगर लोग ज्यादा चौकस रहेंगे और दिलचस्प से लेकर भ्रष्ट और खराब नेता हटाएंगे तथा अच्छे लोगों का चुनाव करेंगे तो स्थिति बदलेगी। अब क्या रहे, अगर ऐसा चीज होगा तो जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी, आपका बदल जाएगी। फिर यह भी हो सकता है कि सारे नेता भ्रष्ट ना हो। और कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जो सारे नेता हैं वो आपका भ्रष्ट ही हो, तो ऐसा कोई जरूरी आपका नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि सारे नेता आपके भ्रष्ट हों। लिंग दो मैडम, मैं यह नहीं कहती कि राजनेता भ्रष्ट नहीं है। संभव है कि जब तुम नेताओं के बारे में सोचती हो, तुम्हारा ध्यान है वे बड़े लोग होते हैं जिनकी तस्वीर अखबारों में छपती है। मुझ में भी
उन्हीं नेताओं की याद आती है जिन्हें मैं जानती हूं। मुझे नहीं लगता कि जिन नेताओं को मैं जानती हूं वे मेरे अपने साथी या सरकार अधिकारियों, ठेकेदार अथवा मेरी जानकारी के मध्यम वर्गीय पेशावर लोगों से ज्यादा भ्रष्ट होंगे। कैसे होंगे? इन सभी लोगों से क्या हों? ज्यादा भ्रष्ट हों। राजनेताओं का भ्रष्टाचार अधिक दिखाई देता है। कह रहे जो राजनेता हैं उनका जो भ्रष्टाचार है वो अधिक दिखाई देता है, और हम उसी आधार पर सभी नेताओं के बारे में धारणा बना लेते हैं। और कह रहे हैं कि उसी आधार पर हम क्या करते हैं, जो सभी नेता हैं उनके बारे में धारणा बना लेते हैं। उनमें से कुछ भ्रष्ट हैं तो कुछ ईमानदार। अब कह रहे कुछ ऐसे राजनेता हैं जो भ्रष्ट हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपके क्या हैं? ईमानदार हैं। ये सारी चीज है। रोज ने हार नहीं मानी। मेरे कहने का मतलब यह है कि भ्रष्टाचार और धर्म जाति के आधार पर राजनीति करने जैसे गलत कामों पर रोक होनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि मेरा कहने का पर्पस सिंपल क्या है कि जो लोग कास्ट की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। मैं ऐसों की बात कर रहा हूं। अब देखिए मैडम क्या बोलती हैं कि सीधे क्या कहती है, रोज सीधे सीधे ऐसा नहीं कहते हैं। एक बात तो यह है कि राजनीति में जाति धर्म का इस्तेमाल रोक तो कानून में तो अब भी है। कह रहे आप ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे कानून में आपका प्रोविजन किया गया है कि आप जाति धर्म के आधार पर किस तरह का चुनाव में इन चीजों का इस्तेमाल जो है नहीं कर सकते। रोक लगा रखी है इन चीजों पर अभी है कि, लेकिन नेता उनको दरकिनार करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। जब तक लोग जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने और भरमार करने का काम बंद नहीं होगा, तब तक यह कानून अच्छा नहीं कर सकता है। जब तक लोग और नेता जाति धर्म की सीमाओं के ऊपर नहीं उठेंगे, तब उन पर वास्तविक लोकतंत्र नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं कि जब तक लोग कहां नहीं उठेंगे? धर्म जाति से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक जिस तरह के हम वास्तविक लोकतंत्र की कल्पना करते हैं, जिस तरह के हम चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम हमारे अंदर हो, हमारा ऐसी डेमोक्रेसी हो, वो तब तक संभव नहीं है जब तक लोग क्या ना कर लें बच्चों, आप उसका धर्म जाति से ऊपर ना उठ जाएं, तब तक ये आपका संभव नहीं है। तो ये इसमें चीज के अंतर्गत कहा गया था और इसको हमने आपका देख भी लिया। क्लियर है? यहां तक ध्यान रखिए, यहां तक ध्यान दीजिए, यहां तक जो भी है आप मुझसे पूछ लीजिए। कुछ डाउट बनता है फिर हम लोग आगे चलेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। पूछ लीजिए, कोई डाउट हो, कोई चीज समझ नहीं आई हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देख लिया? चलिए आगे बढ़ रहा है। लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा। लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा क्या है, थोड़ा इसको गौर कर लेते हैं और इसको गौर करके देखते हैं। लोकतंत्र की में थोड़ी जो यात्रा हमने पढ़ी है अब तक, इसमें आगे बढ़ते हैं। पिछले साल हमने लोकतंत्र की इस यात्रा को शुरुआत में न्यूनतम परिभाषा के साथ किया था। कह रहे जब हम पिछले साल इसको शुरू करे थे तो हमने क्या देखा था? न्यूनतम आपका परिभाषा के साथ हमने चीजों को शुरू किया। क्या आपको वह परिभाषा याद है? पिछले साल की आपकी पाठ्य पुस्तक के अध्याय में दी गई परिभाषा कुछ इस प्रकार थी कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है। कह रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है? शासन का वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव खुद करते हैं। कैसे करते हैं? लोग अपने शासकों को स्वयं चुनते हैं। ठीक है? इसके बाद हमने अनेक मामलों पर भी गौर किया और परिभाषाओं में कुछ और चीजें जोड़ी। और कह रहे हैं हमने बहुत से मामलों को गौर किया और जो है उन बहुत सारी चीजों को आपको उन्होंने जोड़ लिया। लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लें। और कह रहे हैं
लोगों द्वारा जो लिए गए फैसले हैं वो प्रमुख हैं। चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प होना चाहिए। क्या हो? पर्याप्त अवसर हो और जो विकल्प हो वो आपका जाहिर होना चाहिए। ये विकल्प और अवसर हर किसी को बराबरी में उपलब्ध होने चाहिए। और कह रहे हैं ये चीज क्या है? हर किसी को बराबरी में आपकी ये चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। विकल्प चुनने के इस तरीके से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियम और नागरिकों के अधिकार को मानते हुए काम करे। क्या करें? जो आपके बुनियादी अधिकार हैं और नियम हैं, उन नियम को आपका मानते हुए इन सभी अधिकारों को आपका काम करें। तो इस तरह से हम लोगों को अपने लोकतंत्र में जो हमारे शासक हैं, शासक का मतलब देखिए यहाँ कोई आपका तानाशाही से नहीं है। शासक का मतलब ऐसे लोगों से है जो हमारे प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, जिन्हें हम सांसद, विधायक कहते हैं, वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं। और वो क्या हो? संविधान के अनुसार जो बुनियादी नियम है उनको वो आपको फॉलो करें और उसी के अनुसार क्या है सारी चीजें करें। इस तरह से वो चाहते हैं। शायद आपको निराशा हुई है तो इस परिभाषा में उन ऊंचे आदर्शों की चर्चा कहीं भी नहीं है। और कह रही है आपको निराशा हुई है कि जो ऊंचे आदर्शों की हम बात कर रहे हैं उनकी कहीं चर्चा ही नहीं की गई। हमको अब देखिए, हमको ध्यान रखना इन बातों का, जिनको हम लोकतंत्र के साथ जोड़कर देखते हैं। हमने लोकतंत्र के कुछ आदर्शों की चर्चा जरूर की थी, पर व्यवहारिक हिसाब से हमने लोकतंत्र की न्यूनतम लेकिन स्पष्ट परिभाषा की शुरुआत की है, बात की थी। कह रहे कि भले ही हमने न्यूनतम आपका परिभाषा दी है लोकतंत्र की, लेकिन हमने क्या करा है इसमें आपका ध्यान देना है। हमने इसमें लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन की जो व्यवस्था है, हमने ये चीजें सारी साफ की। हमने पाया होगा कि लोकतांत्रिक सरकार और राजनीति के विभिन्न पहलुओं की अपनी चर्चा में हम उस परिभाषा से काफी आगे हैं। और कह रहे हैं कि जिन चीजों को हम लोग देख रहे हैं उन चीजों से, उन परिभाषाओं से हम कैसे हैं? बहुत आगे हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए, हमने विस्तार से लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा की और पाया कि ये अधिकार सिर्फ वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने भर नहीं है। हमने कुछ ऐसे सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की चर्चा की है जिन्हें एक लोकतांत्रिक शासन को अपने नागरिकों को देना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो हमारे नागरिक हैं उन नागरिकों को ही ये सारे अधिकार जो हैं आपके देने चाहिए, ठीक। चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, इन सभी अधिकारों को हमको देना है। हमने सत्ता के हिस्सेदार को लोकतंत्र की भावनाओं के अनुकूल माना है। कैसे माना है? अनुकूल। और चर्चा की है कि सरकारों और सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए आपका जरूरी है। हमने यह भी देखा है कि लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही या क्रूरता या शासन की व्यवस्था नहीं है। क्रूरता और जो है आपके शासन की व्यवस्था नहीं हो सकता या नहीं है, ठीक। आगे ध्यान रखना है। अल्पसंख्यक आवाजों का आदर करना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। कह रहे हैं कि लोकतंत्र का जो आदर्श है उनको एक्सेप्ट करना आपका बहुत जरूरी है, ठीक। लोकतंत्र की हमारी चर्चा सरकार और उसके कामकाज से आगे तक गई है। क्या कह रहे हैं? कि जो लोकतंत्र की चर्चा है और कामकाज है वो उससे चर्चा ये आगे तक जो है आपका गई है। आखिर में हमने यह भी चर्चा चलाई कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमें कुछ न्यूनतम नतीजे की उम्मीद करनी चाहिए। कह रहे आखिरकार हम लास्ट ये कह सकते हैं जो हमारा डेमोक्रेसी है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का कुछ न्यूनतम नतीजा तो निकलेगा। उस नतीजे से हम कुछ एक्सपेक्टेशन तो रख सकते हैं कि भाई कुछ ऐसा हमारे देश में होना चाहिए, इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, इन सब की उम्मीद तो हम रख ही सकते हैं। ऐसा करने में हम
हमारे लोकतंत्र की उस परिभाषा के खिलाफ नहीं है गए हैं जो पिछले वर्ष दी गई थी। किसी भी देश को लोकतंत्र कहने के लिए न्यूनतम चीजों की जरूरत होती है। कि अगर आपको कोई देश को अगर आप कह रहे हैं कि वो डेमोक्रेसी देश है, डेमोक्रेटिक है, उसके लिए कुछ न्यूनतम चीजें होने की जरूरत है। वो आपका उनके अंदर कुछ क्या है, आपका न्यूनतम चीजें होनी चाहिए। बताइए क्या होनी चाहिए? कुछ आपका जो न्यूनतम चीजें हैं वो उसके अंतर्गत होनी चाहिए। उसे परिभाषित करके हमने शुरुआत की। इसके बाद हमने लोकतंत्र के लिए कुछ वांछित सत्यों की चर्चा की जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। फिर हमने लोकतंत्र की परिभाषा से आगे बढ़कर अच्छे लोकतांत्रिक व्यवस्था का ब्यौरा दिया। कह रहे हम इसमें बढ़े, जितनी भी छुपी हुई शर्तें थी उनको सबको बताया, और फिर हम क्या जो आपका ब्यौरा दिया उस व्यवस्था की हमने चर्चा की। इसको देखिए, कुछ इसमें पूछना है, कोई डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर जो आपने पिछली क्लास में जो पढ़ा है, क्लास इन द सेंस 9th क्लास में, तो वो चीज यहाँ निकल रही है, उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। याद रहेगा? चलिए आगे देखते हैं। एक अच्छे लोकतंत्र को हम कैसे परिभाषित करेंगे? कह रहे हैं कि जो एक अच्छा लोकतंत्र है हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इनकी विशेषता क्या क्या है, किसी लोकतंत्र को अच्छा बताने के लिए उसमें किस विशेषताओं का होना जरूरी है, और कह रहे हो कि इन सब चीजों को देखने के लिए ठीक उन विशेषताओं का होना क्या जरूरी है। अगर कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक है तो उसमें क्या चीज निश्चित रूप से होनी चाहिए, और कह रहे हैं कि उनमें अगर कोई चीज है तो उनमें निश्चित रूप से क्या होनी चाहिए, ये फैसले आप कीजिए। और कह रहे हैं ये जो डिसीजन है ये आखिर में किसे लेने हैं, आपको लेने हैं। ठीक, ये हमको ध्यान रखना है। पढ़ना तो दो पंक्तियों के बीच की बात है। कह रहे पढ़ना तो क्या है, दो पंक्तियों के बीच की बात है। तो यहां दिखाया गया है व्यक्ति पढ़ रहा है और वो न्यूज़पेपर के जो पॉइंट्स हैं उनको क्या कर दिया है, ऊपर की तरफ कर दिया है और बीच में खाली स्पेस बना दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हमको देखना था। अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा करने के लिए आप यहाँ अपनी राय में कुछ जगह लिखिए और कुछ विशेष बिंदु हैं। आपको यह अभ्यास कैसा लगा, आपको इसमें आनंद आया, आप बहुत मुश्किल था, बहुत परेशानी हुई, डर थी, ये सारी चीजें। तो बच्चों कुल मिला के बात यह है कि चैप्टर हमारा पूरा समाप्त हो चुका है। अब इस समाप्त हुए चैप्टर में किसी का कोई डाउट है, किसी कोई क्वेरी है, किसी कोई प्रश्न है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को जो है आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। इसमें हम चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं। अभी हम जो है चैप्टर समाप्त हो गया, अब हम इसका कुछ नोट लिखेंगे और जो इसका एक क्वेश्चन आंसर है, बहुत मैं आपको इंपॉर्टेंट इसका नोट्स लिखा दूंगा ताकि आपको याद रहे। तो फिलहाल आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए। कोई भी आपका डाउट बनता है, कोई भी आपके कमेंट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। याद रहेगा? चलिए, इतना आपको ध्यान रखना है। कुछ पूछना? चलिए, तो हम इसमें कुछ आपके जो कुछ नोट्स वाले पॉइंट है मेन में, उनको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए, लोकतंत्र के सामने चुनौतियां।
लोकतंत्र के सामने चुनौतियां। पहला है चुनौती शब्द का अर्थ। चुनौती शब्द का अर्थ हमको देखना है। देखिए, चुनौती उन मुश्किलों को कहते हैं जिन पर विजय पाना कठिन है। क्या कह रहे हैं? चुनौती उन मुश्किलों को कहते हैं जिन पर विजय पाना कठिन हो। भाई वही तो चुनौतियां हैं जिनको आपको पाने में दिक्कत होती है, परंतु प्रयास करके उन पे विजय पाने की कोशिश की जाती है। परंतु प्रयास करके उन पर विजय पाने की कोशिश की जाती है। कैसी है? कोशिश जो है आपका की जाती है ताकि मार्ग साफ बना रहे। क्या हो? ताकि मार्ग साफ बना रहे। मार्ग मतलब रास्ता, क्या हो? साफ बना रहे। हम आम तौर पर उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं और कहते हैं कि आम तौर पर उन्हीं मुश्किल को चुनौती कहते हैं। क्या कहते हैं? आमतौर पर हमको चुनौती कहते हैं। लिख लीजिए। देख लिया? कर लिया कॉपी? एक पॉइंट और बचा हुआ है, इसमें ध्यान रखना। क्या कह रहे हैं? महत्वपूर्ण तो यह है कि उन पर विजय प्राप्त की जा सके। अगला पॉइंट ये है, क्या कर सके हम उन पे? विजय जो है आपकी प्राप्त कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चुनौतियां। दुनिया के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। कह रहे हैं दुनिया के लगभग 1/4 हिस्से में 1/4 हिस्से में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। क्या कह रहे हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां हैं। इन इलाकों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करने में बहुत मुश्किल है। कैसा है? बहुत मुश्किल है। इसको कॉपी कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने चैप्टर को आपका फिनिश कर लिया, उसके नोट्स को लिख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी नोट्स लिखेंगे और चैप्टर को अंतिम करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।